हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तो वो हमारा जो टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम्स फंक्शन। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, आजकल जो है वो बहुत सारे वैसे ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं भी कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने कुछ आपके लिए मटेरियल तैयार किया है जो आपको हेल्प कर सकता है, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको सिंपल तरीके से और डिटेल्ड में समझ में भी आएगा कि ये क्या है। बिकॉज education never mean to earn but it mean to spend, so that's why I'm here. So let's get start. आज का हमारा जो टॉपिक है वो आप समझ ही चुके हैं कि क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम वर्ड सुनने में कितना इजी लगता है कि क्रोमोसोम जो है वो सिंपल एक फॉर्म है, लेकिन क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो आप बारी बारी अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं। इंट्रोडक्शन में है कि क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम पाए कहाँ पर जाते हैं? क्रोमोसोम हर इंडिविजुअल के सेल में पाए जाते हैं, और सेल के किस हिस्से में, यानी कि कौन सी वो जगह है जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रेजेंट होते हैं सेल के न्यूक्लियस में, यानी सेल का जो सेंटर है जिसके अंदर ये क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, और क्रोमोसोम्स को हम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये क्रोमोसोम्स विजिबल कब होते हैं? वो विजिबल होते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला होता है। बिकॉज क्रोमोसोम्स जो है वो इतने थिन और इतने मतलब हम कहेंगे इतने पतले होते हैं कि ये हमें माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप कह लें, उससे हमें नजर नहीं आ रहे होते हैं। तो इसीलिए जिन्होंने ये इसको स्टडी किया है उन्होंने ड्यूरिंग सेल डिवीजन ही उनकी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया है। द ट्रम क्रोमोसोम, क्रोमोसोम ट्रम जो है, ये वर्ड ट्रम जो है ड्राइव किया गया है ग्रीक लैंग्वेज से, क्योंकि ये क्रोमोसोम एक वर्ड नहीं है, ये क्रोमोसोम दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है। क्रोम, क्रोमो मीन्स कलर, एंड सोमा, सोमा मीन्स बॉडी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इट इज अ कलर्ड बॉडी। ठीक है, तो सबसे पहले इस ट्रम को यूज किसने किया था? वाल्डियर ने किया था 1888 के अंदर सबसे पहले इसको वर्ड को यूज किया था। अब क्रोमोसोम्स जो है वो किसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? ये किसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सेल डिवीजन में। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन हेरिडिटी के फॉर्म में, जो ट्रांसमिट होती है जनरेशन टू जनरेशन। लेकिन हमने इसी वीडियो के अंदर हर एक चीज डिस्कस करनी है। क्रोमोसोम्स किस तरह से बने होते हैं, किस तरह से वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस बात पे आएंगे कि क्रोमोसोम्स खुद बने किसके हैं। एक्चुअली में क्रोमोसोम्स जो हैं वो दो चीजों से बने हुए हैं, दो बेसिक चीजों से, जिसमें डीएनए, ये देखें आप, डीएनए है और डीएनए के साथ प्रोटीन होती है। डीएनए की लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक डीएनए की, तो यूकैरियोटिक डीएनए और प्रोटीन्स आपस में कंबाइन होकर बनाते हैं न्यूक्लियोसोम, यानी न्यूक्लियोसोम इसका जो हम यूँ कह लें कि बेसिक यूनिट है। और न्यूक्लियोसोम फिर जो है बाद में वो क्रोमोसोम की शक्ल इख्तियार करता है, लेकिन इसको भी बनने में काफी वक्त है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक डीएनए के साथ एसोसिएशन होती है किसी प्रोटीन की, लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए होता है लेकिन उसमें कोई प्रोटीन उसके साथ एसोसिएटेड नहीं होती है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए सिंगुलर फॉर्म में, यानी सिंगल ही होता है। न्यूक्लियोसोम इज अ बेसिक बीट लाइक यूनिट ऑफ डीएनए पैकिंग, डीएनए के पैकिंग का एक बेसिक यूनिट है। अब डीएनए के जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन के इर्द गिर्द
वाइंड अप बाउंड होती है और वो बाउंड होकर स्ट्रक्चर बनाती है कुछ इस तरह की। ये देख लें से हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन ये देखें आप यहाँ पर H2, H2A, H2B, H4, H3, ये कुछ 4 टाइप्स के प्रोटीन है। हालांकि ये 5 टाइप के प्रोटीन सेल में पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन इनको कहा जाता है, लेकिन इनमें से जो 4 प्रोटीन है H2A, H2B, H3 एंड H4, तो ये वाले प्रोटीन 4 यूनिट्स और इसके 2 और मसलन हम यूं कहें कि इसके और 4 पेयर्स 4 प्रोटीन्स मिलके आपस में बनाते हैं पेयर, कुछ इस तरह का पेयर, सॉरी इस तरह का पेयर। इस पेयर को हम क्या कहते हैं? इस पेयर को कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर के इर्द गिर्द रैपिंग होती है डीएनए की। इसके इर्द गिर्द 2 मीटर का तकरीबन डीएनए रैप्ड होता है और रैप होने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से नजर आती है। जैसे कि मैंने आपको कहा 5वां भी प्रोटीन होता है और उसको हम कहते हैं H1। H1 प्रोटीन जो है वो क्या करता है? वो लिंकर प्रोटीन का काम करता है। लिंकर प्रोटीन का काम किस तरह से कर रहा है? मसलन ये आप देखें, ये वाला जो है एक हिस्टोन प्रोटीन एक ऑक्टामर है, इसके इर्द गिर्द एक जो है डीएनए 2 मीटर का वो रैप्ड हो जाता है, तो ये बन जाता है न्यूक्लियोसोम। अब फिर ये वाला न्यूक्लियोसोम और ये वाला न्यूक्लियोसोम, अब इन 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में लिंक्ड करने का जो काम करेगा उसी को हम लिंकर प्रोटीन कहते हैं और वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है H1 जिसे कहते हैं। जब इस तरह से ये न्यूक्लियोसोम और ये न्यूक्लियोसोम आपस में कंबाइन होते हैं सीरीज वाइज, तो फिर वो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ओके, इसके बाद आ जाए, ये देखें आप यहाँ पर हिस्टोन 8 स्टोन्स इन द कोर, डीएनए रैप्ड ट्वाइस अराउंड द कोर एंड द वन हिस्टोन होल्डिंग द न्यूक्लियोसोम टुगेदर। यानी कि एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ कंटिन्यू करने के लिए कौन सा प्रोटीन इस्तेमाल होगा? डीएनए हिस्टोन लिंकर प्रोटीन उसे हम कहेंगे। ये देखें इस तरह से कुछ। इसके बाद आ जाते हैं हम क्रोमोसोम्स नंबर के ऊपर। क्रोमोसोम्स नंबर क्या है? क्रोमोसोम्स नंबर यानी कि हर स्पेशी, हर इंडिविजुअल की जो है वो अपने हर स्पेशी, हर इंडिविजुअल हर अपने स्पेशीज से बिलोंग करता है, तो हर स्पेशीज के अंदर जनरली उनका क्या होता है? कांस्टेंट नंबर होता है। कांस्टेंट नंबर ये होता है कि उनका फिगर हमेशा वो हर स्पेशीज का अपना एक जैसा रहता है। अगर उस फिगर के अंदर कोई चेंजेस आ जाती हैं तो उसकी वजह से कुछ डिफिकल्टीज भी क्रिएटेड होती हैं, जो कि बहुत बड़ा मसलन कहें कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, और कुछ नंबर की चेंजेस आने की वजह से वेरिएशंस भी आती हैं और उस वेरिएशंस की वजह से एवोल्यूशन भी काज होती है। लेकिन यहाँ पर देखें तो हम हर स्पीशीज के अंदर अपना अपना एक जो है वो डेफिनेटिव नंबर है और डेफिनेटिव नंबर हमेशा कांस्टेंट रहता है। अच्छा, हमारे बॉडी के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। मसलन के एक क्रोमोसोम्स होते हैं जिसे हम कहते हैं कि वो सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, और हर स्पीशीज के सोमेटिक सेल्स में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसे हम डिप्लॉइड क्रोमोसोम कहते हैं। क्योंकि ह्यूमन बीइंग के अगर हम एग्जांपल ले लें तो ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन 46 क्रोमोसोम्स को अगर हम पेयर फॉर्म में बनाएंगे तो 23 पेयर्स बनेंगे। तो इसीलिए हम अगर पेयर की बात करेंगे तो इसको हम 2n के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो जनरली सोमेटिक सेल्स में 2 कॉपीज होती हैं हर क्रोमोसोम्स की, यानी कि वो 2n होते हैं, यानी कि हर क्रोमोसोम की अपनी डुप्लीकेट कॉपी होती है। लेकिन क्रोमोसोम्स सोमेटिक सेल्स के अलावा जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, यानी कि जो एक सेट होता है। हालांकि ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम्स है, उसमें से 44 क्रोमोसोम्स सोमेटिक सेल्स में पाए जाते हैं, सिर्फ 2 क्रोमोसोम यानी एक सिंगल पेयर क्रोमोसोम का जो है वो जर्म सेल्स में होता है, जिसे हम जो कहें कि वो जो जनरेशन को कंटिन्यूटी करने के लिए इस्तेमाल होता है, रिप्रोडक्शन में जो यूज होते हैं सेल्स उनके अंदर, यानी गैमेट की जहाँ फॉर्मेशन वगैरह होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है उनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स की जनरेशन आफ्टर जनरेशन कांस्टेंट रहने का वजह क्या है, रीजन क्या है, तो ये आप जब देखेंगे मियोसिस पढ़ेंगे हम, क्योंकि सेल डिवीजन जो होती है वो 2 तरीकों से होती है, एक माइटोसिस होती है, दूसरी मियोसिस होती है।
तो माइटोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा सेम ही रहते हैं, यानी कि अगर एक सेल डिवाइड होगा तो वो 46 है, फिर उसमें से जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनके अंदर भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा। लेकिन मियासिस के अंदर चूंकि वो ऐसा नहीं होता है, उनके अंदर ये होता है कि क्रोमोसोम्स नंबर जो मदर सेल्स में होता है, जो सेल डिवाइड होने वाला था उसे मदर सेल्स कहते हैं, तो उनके अंदर जो नंबर होता है वो होता है अगर 46, तो उनके अंदर से डॉटर सेल्स बनेंगे, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स नहीं बल्कि 23 और 23 क्रोमोसोम्स होंगे और वो सिंगल होंगे, पेयर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो हम उसको कहते हैं कि ये हाफ हाफ हो गए हैं। अभी वो क्रोमोसोम्स जो हाफ हुए हैं वह गैमेट बनेंगे, अगर वो मेल है तो स्पर्म बनेंगे, अगर फीमेल है तो फिर वो ओवा बनेंगे। अभी आप कहेंगे कि ये जो है वो फिर हाफ हाफ हो गए, फिर ये कैसे मतलब कि कांस्टेंट रहते हैं? तो बेटा क्या होता है कि इनमें ये है कि जो 23 क्रोमोसोम्स अगर स्पर्म के हैं, फिर वो स्पर्म जब फीमेल के एग के साथ यानी फीमेल के एग के साथ जब वो फर्टिलाइज्ड करेगा तो 23 फादर के साइड के जो क्रोमोसोम्स होंगे स्पर्म में और मदर के साइड के जो हाफ क्रोमोसोम्स होंगे एग में, वो आपस में रीयूनियन हो जाएगी उनकी, और फिर 23 46 हो जाएंगे, और इस तरह से वो 46 क्रोमोसोम्स जो है वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो इस तरह से वो क्रोमोसोम्स की जनरेशन टू जनरेशन जो है वो रेशो सेम ही रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और हम ह्यूमन बींग्स के अंदर या किसी भी इंडिविजुअल को ले लें तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास हाफ हमारे पास क्रोमोसोम्स मदर साइड से आते हैं और हाफ हमारे साइड फादर से आते हैं। ये अगर ये देखें आप, ये इसमें हैप्लॉइड यानी कि ये एन जो है वो हम इसको एन से मेंशन करेंगे। अगर हमारे पास हैप्लॉइड नंबर होंगे, अगर डिप्लॉइड होंगे तो हम 2n के साथ मेंशन करेंगे। अब ट्राइप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड, ये दो वो कंडीशंस हैं जिसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि अगर इसमें किसी भी किस्म की कोई चेंजेस आ जाती हैं तो फिर उस वजह से ये ट्राइप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड की कंडीशन इख्तियार करते हैं। नॉर्मल कंडीशन ये बेस्ट है, यानी कि यही रहते हैं हमारे अंदर डिप्लॉइड, और हमारे जर्म सेल्स में ये हैप्लॉइड बनते हैं, और ये हैप्लॉइड अगेन जब किसी और हैप्लॉइड के साथ देखें ये येलो है। ठीक है, ये सपोज कर लें हमारे पास एक स्पर्म है और उसके अंदर ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम येलो है। ठीक है, अगर इसकी यूनियन हो जाएगी किसी और येलो हैप्लॉइड के साथ तो ये इस कंडीशन में स्टेबल रह जाएंगे, और फिर इनमें जो माइटोसिस होगी फिर वो क्रोमोसोमल नंबर सेम ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, क्रोमोसोम साइज। अब क्रोमोसोम्स की साइज देखना तो बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि क्रोमोसोम्स हमें जो है वो डिफरेंट सेल डिवीजन के स्टेजेस पे उनके अंदर हमें वेरिएशंस नजर आएंगी, क्योंकि इसकी जो साइज है वो हमें बहुत ही ज्यादा इजीली विजिबल होती है। वो विजिबल होती है माइटोसिस के अंदर मेटाफेज स्टेज में, कि इस टाइम में ये बहुत ही स्मॉलेस्ट और थिकेस्ट, यानी कि जो धागे की तरह स्ट्रक्चर थी ना क्रोमोसोम्स पहले, वो अभी क्वाइल होना शुरू हो जाएंगे और एक छोटी सी शॉर्ट फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम क्रोमोसोम का नाम देते हैं। ठीक है, अब क्रोमोसोम्स की साइज जो है वो वेरिएबल रह रही है। ठीक, वो डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट रह रही है, लेकिन आपको विदाउट सेल डिवीजन नॉर्मल कंडीशंस में सेल है तो फिर वो आपको क्रोमोसोम्स नजर भी नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि वो एक धागेनुमा स्ट्रक्चर में होते हैं, थ्रेड की स्ट्रक्चर में होते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्रोमोसोम की मानना ही है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो अब आते हैं क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी के ऊपर कि क्रोमोसोम्स जो है वो किन के बने हुए हैं, उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। वो तो मैंने आपको बता दिया कि क्रोमोसोम्स किसके बने हुए हैं, लेकिन क्रोमोसोम्स की जो स्ट्रक्चर अपीयरेंस में नजर आती है वो किस तरह से होती है। तो क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर कुछ आप देख लें, क्रोमोसोम्स ये इस तरह से होते हैं, इनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। ठीक है, इस क्रोमोसोम की बाहर की तरफ एक शीट होती है, ये देख लें, ये देख लें बाहर की तरफ एक शीट है, ये प्रोटेक्टिव शीट है, इसको हम पेलिकल कहते हैं। ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है पेलिकल स्ट्रक्चर। इसे हम जो है ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है। फिर इसके अंदर एक होता है मैट्रिक्स यानी फ्लूइड पोर्शन होता है। इसी फ्लूइड पोर्शन के अंदर फिर आपको ये जो स्पाइरल शेप नजर आ रही है, ये स्पाइरल शेप क्या है, बेशक ये स्पाइरल शेप जो है वो डीएनए और स्टॉन प्रोटीन्स हैं।
ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजिकली इसके अंदर क्या है, इसकी कवरिंग शीट है स्टेम क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम की, जिसे हम पेलिकल कहते हैं, और पेलिकल के अंदर एक फ्यूज पोर्शन है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं, और उसी मैट्रिक्स के अंदर क्या लाई कर रहे हैं, क्रोमेटिन लाई कर रहे हैं। अभी बात आ रही है कि क्रोमेटिन्स क्या है। क्रोमेटिन्स एक्चुअली में जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स रैप्ड होते हैं ना, ये स्ट्रक्चर इस तरह से जो बनती है ना, तो अभी ये बिल्कुल भी मसलन हम यूँ कहें कि क्वाइल्ड नहीं हुए हैं, सुपर क्वाइल्ड नहीं हुए हैं, अभी सिंपली जो है इनकी अभी क्वाइलिंग स्टार्ट हुई है। लेकिन ये जब ये क्वाइल हो जाते हैं तो ये कुछ धागे नमा के स्ट्रक्चर में अपीयर होते हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस में हमारे सेल में जो है क्रोमोसोम्स नहीं, क्रोमेटिन ही होती है, क्रोमेटिन मटेरियल जिसे हम कहते हैं, धागे नमा स्ट्रक्चर में। फिर बाद में वही क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स के अंदर क्रोमेटिन आते हैं। अच्छा, क्रोमेटिन वर्ड को सबसे पहले फ्लेमिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1879 के अंदर। अच्छा, कह रहा है कि क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी है वो चेंज होती रहती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और माइटोसिस के अंदर ये मोस्ट सुटेबल स्टेज होता है इसको देखने के लिए, इसकी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए। कि माइटोसिस की मेटाफेज में जो है इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कुछ लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किए गए हैं। वो ऑब्जर्व किए गए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, ये कुछ ये स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले इसके अंदर है क्रोमेटिड। क्रोमेटिड्स क्या है, ये है आपका ये कंप्लीट क्रोमोसोम है, एक सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये पेयर क्रोमोसोम है। ये एक कंप्लीट क्रोमोसोम के अंदर आपको ये एक्स शेप में नजर आ रहे हैं, तो इस एक्स शेप में इसकी ये एक आर्म है और ये एक आर्म है, तो ये दो आर्म्स हैं, इन आर्म्स को हम कहते हैं क्रोमैटिड्स, क्योंकि क्रोमैटिड्स क्या है, क्रोमोसोम के अंदर एक सिंगल आर्म को कहा जाता है, और एक क्रोमोसोम के अंदर दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होती हैं। इन क्रोमैटिड्स को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं, यानी एक क्रोमोसोम के अंदर दो आर्म्स, और इन दोनों आर्म्स को हम क्या कहेंगे, इन दोनों आर्म्स को हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहेंगे, क्योंकि ये इन दोनों के पास जो जेनेटिक कंटेंट है, जो जेनेटिक मटेरियल है, जीन्स कह लें, वो दोनों इक्वली हैं, यानी सेम है, क्योंकि ये क्रोमैटिड से ही ये कॉपी बनी हुई है, यूं कह लें, यानी इसकी ये कॉपी है क्रोमैटिड, इसलिए हम इसको सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। ठीक है, अब दूसरा टर्म था वहां पर आपके सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर सेंट्रोमियर किसे कहते हैं, सेंट्रोमियर ये आपको दिखाई दे रही है, ये पॉइंट सेंटर में येलो पोर्शन, दिस इज नॉन एज सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर क्या कर रहा है, ये सेंट्रोमियर इन आर्म्स को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रल पॉइंट यानी सेंट्रोमियर। अभी इस सेंट्रोमियर के इर्द गिर्द दोनों साइड्स पे यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं, यहाँ साइड पे ही प्रेजेंट होती है काइनेटोकोर प्रोटीन। काइनेटोकोर प्रोटीन का क्या फायदा है, काइनेटोकोर प्रोटीन क्या कर रही है कि यहाँ पर जब सेल डिवीजन में ये क्रोमोसोम्स जाएंगे तो यहाँ पर जो माइटोटिक या हम कह लें कि स्पाइंडल फाइबर्स जो अराइसिस होंगी, वो सेंट्रियोल से स्पाइंडल फाइबर अराइसिस होंगी, वो आकर इन प्लेसेस पे अटैच होती हैं काइनेटिक कोर के साथ। ठीक है, सेंट्रोमियर बेसिकली ये और कुछ नहीं है, यहाँ पर भी डीएनए होता है, डीएनए की बनी होती है सेंट्रोमियर, जिनको आपस में अटैच करने का ही काम कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद आप ये देख लें यहाँ पर के क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर नोन एज ए नॉन क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये एक क्रोमोसोम और दूसरा क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम, ये दोनों अगर साइज में और शेप में एक जैसे होंगे तो इन दोनों क्रोमोसोम को हम सिस्टर क्रोमेटिड या सॉरी इसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहेंगे। होमोलॉगस क्रोमोसोम क्यों कहेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे कंटेंट में होंगे, यानी इनके दोनों के साइज, शेप और जेनेटिक कंटेंट इनका भी अगर एक जैसा ही होगा, फिर हम इनको क्या कहेंगे, इनको होमोलॉगस पेयर कहेंगे। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया है कि क्रोमोसोम्स हमेशा हमारी बॉडी में पेयर के फॉर्म में होते हैं, तो ये पेयर कुछ यूं बनता है। ठीक है, अच्छा, अब
क्योंकि यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स लिखा हुआ है, यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स लिखा हुआ है। अब आपका सिस्टर क्रोमेटिड्स क्लियर हो चुका होगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हम उनको कहते हैं जब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर हो, लेकिन वो पेयर एक दूसरे, मतलब कि एक पेयर एक आर्म एक क्रोमोसोम की हो और दूसरी आर्म दूसरे क्रोमोसोम की हो, यानी ये आर्म और ये आर्म आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। ठीक है, क्योंकि ये आर्म और ये आर्म एक दूसरे से रेप्लिकेट होकर नहीं बनी है, इसीलिए हम इसको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहेंगे। लेकिन जैसे कि ये साइज और शेप के हिसाब से एक जैसे हैं, तो फिर इसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। उसके बाद अगर हमारा थर्ड नंबर यहाँ जाए, थर्ड नंबर पे हमारा जो एक टर्म है वो है टीलोमेयर। टीलोमेयर हम किसको कहते हैं? टीलोमेयर यहाँ पर आप देख लें, ये जो क्रोमोसोम्स की टर्मिनल पोर्शन होती है, क्योंकि ट्रिलो का मतलब यही है, टर्मिनल और मेयर मतलब एनी बॉडी, द टू एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, यानी है हर एक आर्म के यहाँ पर एंड होती हैं। वो एंड क्या काम कर रही हैं इस क्रोमोसोम के अंदर? वो आर्म इसको जो है वो स्टेबल रख रही हैं। स्टेबल यूँ रख रही हैं कि ये इनको यहाँ पे यूं कहें कि इनके एंड्स को क्लोज कर रही है। जब ये एंड्स आपस में क्लोज रहेंगे तो इसके साथ मजीद और किसी क्रोमोसोम का डीएनए इनके साथ जो है वो ज्वाइन नहीं होगा। तो ये टीलोमेयर यहाँ पर यूं समझें कि आप इसको इस एंड्स को क्लोज कर रही हैं या इस एंड्स को जो है वो बंद कर रही हैं, ताकि यहाँ पर जो है वो दूसरे क्रोमोसोम्स के साथ इसकी जो है वो बॉन्डिंग ना बन जाए, क्योंकि इनके अंदर भी पोलरिटी इफेक्ट होता है। और डीएनए जो है वो पॉजिटिव, सॉरी डीएनए इज अ नेगेटिव चार्ज और प्रोटीन हिस्टोन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए जो है वो आपस में बॉन्डिंग ना बना ले तो उनकी स्टेबल नहीं रहेगी, फिर पोजीशन कंडीशन अनस्टेबल हो जाएंगे अगर वो पीस एक दूसरे के साथ दूसरे क्रोमोसोम्स के कंबाइन होंगे। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, टीलोमेयर की जो यहाँ पर टीलोमेयर होता है, ये किसका बना होता है? यहाँ पर टीलोमेयर भी आप जो है यहाँ पर प्रोटीन सॉरी डीएनए के रिपीटेटिव यहाँ पर जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस ही होते हैं और उन्हीं से ये टीलोमेयर बना होता है, यानी कि डीएनए का ही बना होता है। ये आप देखें ना, यहाँ पर इन्होंने जो है वो क्लियर किया हुआ है कि डीएनए की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। ठीक है, डीएनए में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, कुछ यूं इस तरह की स्ट्रक्चर नजर आ रही है। अच्छा, ये टीलोमेयर यहाँ पर जो है वो क्या काम कर रहा है कि एक तो उसको आप कहें कि ये इसकी एंड्स को क्लोज करने में काम कर रहा है, और दूसरी चीज ये कि टेलोमेयर की जो साइज है, ये साइज टीलोमेयर की साइज जो है वो छोटी होती रहती है बदिन जब इंसान की या किसी इंडिविजुअल की एज बढ़ती है। यानी कि अगर हम किसी बच्चे का डीएनए किसी छोटे इंडिविजुअल एडल्ट का डीएनए क्रोमोसोम ले ले तो उसके अंदर टीलोमेयर की साइज आपको जो है वो बड़ी मिलेगी, लेकिन जो ओल्ड एज पीपल्स या ओल्ड एज इंडिविजुअल्स होंगे उनके अंदर टीलोमेयर की जो साइज है वो आपको छोटी मिलेगी। तो बेसिकली ये इससे हमें एज का भी पता चलता है इंडिविजुअल या किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है, और एक पार्ट और भी मैं आपको बताना चाहूंगी, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी क्या है। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बेसिकली यहाँ पर हो रही है, ये यानी कि सेंट्रोमेयर यहाँ पर प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम की फर्स्ट कंस्ट्रक्शन होती है, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब बाय चांस ऐसा होता है कि इस जगह को छोड़कर कहीं और भी कंस्ट्रक्शन बन जाती है, यानी अगर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बन जाए तो इसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देखें स्ट्रक्चर के अंदर ये वाली जो है वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को इन्होंने जो है वो नाम दिया है ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नैरो रीजन, यानी अदर देन सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर की जगह को छोड़कर। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन में कोई सेंट्रोमेयर वगैरह तो नहीं प्रेजेंट होगा, बस वहाँ पे एक ग्रुप बन जाती है, इसीलिए इसको सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का भी फायदा है कि जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बन जाती है तो फिर नीचे वाले एंड यहाँ पर ये कुछ बल्ब की तरह अराइजेस होता है, और फिर बल्ब वाले पोर्शन को हम सैटेलाइट क्रोमोसोम या फिर हम इसको जो है वो सेट क्रोमोसोम कहते हैं।
क्लियर, इसको सेटेलाइट या सेट क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन से बनता है हमारा न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो हम यूं कहें कि जहाँ पर वो साइट है जहाँ पर आपके आरएनए की फॉर्मेशन और प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोलस के ऑर्गेनाइजर्स कहाँ पर है? न्यूक्लियोलस के ऑर्गेनाइजर्स प्रेजेंट है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पे। और जो ये सैटेलाइट क्रोमोसोम है, इस सैटेलाइट क्रोमोसोम्स का बेनिफिट ये है कि ये हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प करती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प करती है, जिससे हमें पता चल सकता है पैटर्निटी मैटर्निटी का, कि किसी बेबी, कोई हॉस्पिटल में बेबी है, 2-3 बेबीज हैं, तो वो मिक्सअप हो चुके हैं। अब उनकी जो है वो मैटर्निटी या पैटर्निटी कैसे मालूम की जा सकती है? तो उसके लिए फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है, और फिर दूसरे भी फिंगरप्रिंटिंग में हेल्पफुल रहती हैं। क्रिमिनल्स वगैरह को पकड़ने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से यूज की जाती है, जिससे हम क्रिमिनल्स का भी पता लगा सकते हैं। इवन हम सिंपल एक बाल ले लें किसी इंडिविजुअल का, तो उससे भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। तो ये सैटेलाइट जो क्रोमोसोम है, यहाँ वाला पोर्शन, इसमें से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। ओके, अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई। अब आ रहे हैं क्रोमोमेयर पे। क्रोमोमेयर्स क्या है? क्रोमोमेयर्स एक्चुअली में बीड लाइक अपीयरेंस है। ये बीड लाइक अपीयरेंस कब नजर आ रही है? यहाँ पर आपको नजर आ रही है इस स्ट्रक्चर में। यानी कि आपको ये देखें तो आपको इसमें एक डीएनए तो नजर आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर आपके बीच में आपको क्या नजर आ रहे हैं? यहाँ पर बीच में आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, डार्क कलर के। ये डॉट्स बेसिकली क्या है? ये डॉट्स बेसिकली तो स्टोन प्रोटीन्स ही हैं। ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि इनकी कॉइलिंग अभी स्टार्ट हुई है क्रोमोसोम बनने से पहले, अभी डीएनए और आपका जो स्टोन है वो अभी रैप्ट होना स्टार्ट हुआ है। तो फिर ये अभी कौन सी स्ट्रक्चर इख्तियार कर ले रहे हैं? अभी ये स्ट्रक्चर इख्तियार कर रहे हैं क्रोमोमेयर की। तो इसमें क्रोमोमेयर जो है वो क्या कर रहा है? कह रहा है कि इट्स अ स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इन कॉल्ड क्रोमोमेयर। ठीक है, और ये क्रोमोमेयर्स हमें किस वक्त नजर आ रहे होते हैं? ये हमें ड्यूरिंग प्रोफेज, यानी कि सेल डिवीजन के फर्स्ट फेज में ये हमें इसीलिए नजर आ रहे होते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी लिखा हुआ, दे आर क्लियरली विजिबल एट डार्क स्टैंडिंग बॉन्ड्स इन जियान सिलेवरी ग्लैंड्स क्रोमोसोम। अब ये सिलेवरी ग्लैंड्स के अंदर भी इसको जो है विजिबली देखा गया है क्रोमोमेयर्स को। क्रोमोमेयर्स एक्चुअली में टाइट फोल्डिंग होती है डीएनए की, कहीं कहीं प्लेसेस पे, सारी प्लेसेस के ऊपर नहीं, कहीं कहीं किन किन जगहों पे यहाँ पर जो है ज्यादा डीएनए की रैपिंग भी हो जाती है स्टोन के इर्द गिर्द। तो फिर वो बीड्स के, या फिर यूं कहें कि हमें वो एक गट्ठी की शक्ल इख्तियार कर लेता है, तो फिर हम उसको क्रोमोमेयर्स कहते हैं। क्रोमोमेयर्स के बाद हमारे 6 नंबर पे है क्रोमोनीमा। क्रोमोनीमा एक्चुअली में इसको क्रोमोनेमेटा भी कहा जाता है, लेकिन क्रोमोनेमेटा इसका प्लूरल फॉर्म है। और क्रोमोनेमेटा भी हमें प्रोफेज में नजर आता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लेकिन अभी वो पार्शियली कंडेंस्ड फेज होता है, यानी उसकी कंडेंसेशन स्टार्ट हो चुकी होती है। पहले तो वो क्रोमोमेयर बनता है, यानी कि ये देख लें आप, ये इसमें स्ट्रक्चर में आपको ये क्रोमोमेयर बनना स्टार्ट हुए हैं। जैसे ही क्रोमोमेयर बनेंगे उसके बाद सेकंड फेज कौन सा आएगा? फिर सेकंड फेज यहाँ पर जो आएगा इसको हम क्रोमोनेमेटा कहेंगे। ये लेकिन यानी कि ये अभी जो है वो कंडेंसेशन, जो पार्शियली पहले कंडेंसेशन की थी, अब वो ज्यादा कंडेंस होना स्टार्ट हो चुके हैं, और ये मेटा फेज में कंप्लीटली हमें इस स्ट्रक्चर में नजर आएंगे। इस स्ट्रक्चर में यानी कंप्लीटली वो क्रोमोसोम्स बन जाएंगे। तो ये बेसिकली जो हम क्रोमोसोम पढ़ रहे हैं ना, ये क्रोमोसोम के अंदर ही सारे टर्म्स आ रहे हैं आपके। ये क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमेयर, टीलोमेयर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, क्रोमोमेयर, क्रोमोनीमा या मैट्रिक्स, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये बेसिकली सारी चीजें आती हैं आपके क्रोमोसोम के अंदर ही हैं। ठीक है, फिर आपने ये भी समझ लिया, उसके बाद सेंट्रोमेयर भी आपने समझ लिया। सेंट्रोमेयर के बाद हम आते हैं सेंट्रोमेयर की पोजीशंस के हिसाब से क्रोमोसोम्स को 4 ग्रुप्स में भी डिवाइड किया गया है, क्योंकि सेंट्रोमेयर की पोजीशन हमेशा सेंटर में नहीं रहती है। जैसे आपने फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखा है कि वो आपको सेंटर में सेंट्रोमेयर नजर आ रहे हैं। ये लाजमी नहीं कि हमेशा सेंट्रोमेयर सेंटर पोजीशन में हो, कभी कभार इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, कभी कभार
यहाँ पर भी होगी, कभी कभार बिल्कुल टॉप पर भी होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ही इसकी शेप्स को बताया गया है। यानी कि अगर क्रोमोसोम बिल्कुल क्रोमोसोम के अंदर सेंटर में बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे लोकेटेड है, तो फिर वो क्रोमोसोम्स क्या कहेंगे, उन क्रोमोसोम्स को हम मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहेंगे। लेकिन बाय चांस ये होता है कि क्रोमोसोम्स के अंदर सेंट्रोमेर की पोजीशन अब सेंटर को छोड़कर यहाँ पर है, ये ये मेरी जो है बिल्कुल सेंटर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख लें ये आर्म्स दोनों इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, इसको हम सब मेटासेंट्रिक कहेंगे, यानी जो एल या जे शेप में अपीयर होगा, जिसके अंदर एक आर्म लार्जर होगी, दूसरी आर्म से कंपेयर में शॉर्टर होगी। तो ये सारा जो है वो सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है। नंबर 3 पे आते हैं इसकी एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक पोजीशन ये होती है कि आपकी ये सेंट्रोमेयर बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट हो और एक आर्म दूसरी आर्म से कहीं गुना ज्यादा जो है वो लार्जर होगी, यानी कि दोनों के अंदर दिन रात का डिफरेंस आ जाएगा, फिर वो तो फिर हम उसको हम एक्रोसेंट्रिक कहेंगे। और टीलोसेंट्रिक का क्या है, टीलोसेंट्रिक बिल्कुल आई पोजीशन में, आई पोजीशन यानी दोनों आर्म्स के बिल्कुल यहाँ पर टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा आपका सेंट्रोमियर, तो फिर वो कहलाएगा आपका टेलोसेंट्रिक। ओके, ये वो बिल्कुल रॉड शेप में आ जाते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आई शेप और रॉड शेप में आ जाते हैं। ठीक है, फिर आप टेलोमेयर भी समझ चुके हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी आपने समझ ली, क्रोमोमेयर भी आपने समझ लिया। अच्छा, क्रोमोनीमा भी आपने समझ लिया, जिसको हमने क्रोमोनीमेटा प्लूरल फॉर्म में किया। अच्छा, इस क्रोमोनीमा को फर्स्ट टाइम इस टर्म को किसने क्वाइन किया था, तो इसने क्वाइन किया था 1912 के अंदर। और क्रोमोनेमेटा फॉर्म्स द जीन बियरिंग पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोनेमेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रोमोनेमेटा जो है वो जीन बियरिंग पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं, यानी जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर क्रोमोनेमेटा वाले प्लेस में प्रेजेंट होते हैं। जीन क्या होते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे हम। क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन, ये आपने मटेरियल ऑफ व्हिच क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड इज कॉल्ड क्रोमैटिन, यानी कि क्रोमोसोम्स जिन मटेरियल्स का बना होता है उनको हम क्रोमैटिन कहते हैं। अच्छा, मैं एक दफ़ा आपको सिंपली अगेन ये थोड़ा बता देती हूँ कि क्रोमोसोम कंपोज्ड होते हैं क्रोमैटिन्स पे। क्रोमैटिन किन का बना होता है, क्रोमैटिन बना होता है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का। ठीक है, जब हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए आपस में रैप्ड करते हैं, रैप्ड करना स्टार्ट कर लिया होता है, तो फिर वो कुछ भी लाइक अपीयरेंस में आ जाते हैं, उन्हें हम क्रोमोनीमा कहते हैं। वो और ज़्यादा थोड़ा कॉइल होना शुरू हो जाते हैं, फिर क्रोमोमेयर बनते हैं। फिर जब क्रोमोमेयर बन जाते हैं तो फिर वो हमें नजर आते हैं किसकी शक्ल में, वो नजर आते हैं क्रोमोसोम की शक्ल में। और हर क्रोमोसोम के अंदर 2 आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब क्रोमैटिन को, ये टर्म क्रोमैटिन को वाल्टर फ्लेमिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया था 1879 के अंदर। ठीक है, क्रोमैटिन को क्लासीफाई किया गया है 2 ग्रुप्स में साइटोलॉजिस्ट के बुनियाद पे, यानी कि वो क्यों उन्होंने जो है इसको डिवाइड किया है 2 ग्रुप्स के अंदर, वो इन्होंने बेसिक डाई के ऊपर, यानी कि उनके ऊपर जो है कुछ ऐसे डाइस, जब हम किसी भी सेल के किसी भी कंपोनेंट की स्टडी करते हैं तो उसको अंडर द माइक्रोस्कोप, तो फिर उसे जो है वो कुछ किस्म की डाइज दी जाती हैं, यानी कलर दिए जाते हैं, बेसिक डाइज दी जाती हैं। तो इन्होंने कुछ बेसिक डाइज यूज की हैं, उसके हिसाब से इन्होंने जो है क्रोमैटिन को 2 ग्रुप्स बना दिए हैं। ठीक है, डार्कली स्टैंड रीजन को इन्होंने हेटेरोक्रोमैटिन कहा था और लाइट स्टैंड को यूक्रोमैटिन कहा था। अब बेसिकली ये क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्रोमैटिन को पहले तो क्लासीफाई किया गया 2 ग्रुप्स में, वो किस बुनियाद पे किया गया है, वो इस 2 डाइस के बेसिस के ऊपर, एसीटो कार्माइन या फिर इसको जो है वो फेल्गेन यानी फ्यूजन कहा जाता है। अब इसके बुनियाद पे इन्होंने 2 बेसिक डाइस की बुनियाद पे इनको डिवाइड किया हुआ है 2 हिस्सों में। एक होता है हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन वो वाला पोर्शन है जो
जिसमें क्या होता है कि डीएनए और प्रोटीन की आपस में रैपिंग होती है, वो सुपर क्वाइल्ड यानी कि हाई सुपर क्वाइल्ड हो जाती है। और इस हाई सुपर क्वाइल्ड पोजीशन के अंदर फिर हमारे जो वो क्रोमोसोमल पोर्शन होता है डीएनए और प्रोटीन वाला, फिर वो विजिबल नहीं होता है, यानी कि उस जगह वाले जो जीन्स होते हैं वो इनएक्टिव रहते हैं। लेकिन फिर इनका रोल कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में ये रोल प्ले कर लेते हैं।